हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं हिमानी और मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। पार्ट 23 लेकर आई हूं टारगेट हाई बुक के एमसीक्यूज की सीरीज में। बाकी जो पार्ट 22 है वो मेरी प्लेलिस्ट में मैंने डाल दिए हैं, आप टोटल पार्ट्स देख सकते हैं। अ, ये सारे ही पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं कोई भी नर्सिंग एग्जाम को क्रैक करने के लिए। और अगर नॉर्सेट की बात की जाए तो फोकस्ड है नॉर्सेट 9 के लिए। जो भी लोग नॉर्सेट की तैयारी कर रहे हैं ये वीडियो मिस ना करें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस बेस्ड जो हैं वो नॉर्सेट 8 के यहाँ से भी लिए गए हैं, जो मेरी वीडियोस हैं जिन्होंने भी देखी होंगी। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर एग्जाम क्लियर करना है उसके लिए लगे रहो मतलब परसिवरेंस आपको शो करना होगा। और तभी आपको रिलीफ होना चाहिए जब आपका एग्जाम क्रैक हो जाए। उससे पहले आपको आराम से नहीं बैठना है। और मैं ट्राई कर रही हूँ आपके लिए कंटिन्यू वीडियो लाती रहूं। थोड़ा टाइम क्रंच के कारण मैं ये वीडियो थोड़ा लेट में दे रही हूँ आपको, बट आगे से जो वीडियो होंगी वो जरूर टाइम पे आएंगी। और मैं ये भी ट्राई कर रही हूँ कि वीडियो में थोड़ा मैं इम्प्रूवमेंट करूं, यानी जो चीजें हैं वो थोड़ी इंटरेक्टिव हो जाएं, उस टाइप से मैं वीडियो लेकर आना चाहती हूँ। तो बने रहिए मेरी चैनल पे आगे आने वाली इनोवेटिव वीडियोस देखने के लिए। तब तक के लिए मैं शुरू करती हूँ इसी नोट से। ये वाली वीडियो मेरा इंट्रोडक्शन मैंने यहाँ पे दे दिया है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। जो टॉपिक्स मैं आज कवर करने वाली हूँ एमसीक्यूज के लिए वो होगा फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग। फंडामेंटल के ही टॉपिक मैं अभी तक ले रही हूँ। तो फर्स्ट जो सब टॉपिक है उसका वो ग्रीफ प्रोसेस है, और सेकंड है ट्राइज। थर्ड में मैं लूंगी फ्लूइड एंड ड्रग कैलकुलेशन। जो लास्ट पार्ट करीबन 10-11 क्वेश्चन रहेंगे वो आपको सॉल्व करने होंगे, फॉर्मूला मैं आपको दे दूंगी। अगर आपको डाउट्स हैं तो आप नेक्स्ट वीडियो में प्लीज या तो इसमें कमेंट कर दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में कैलकुलेशन के साथ आपको क्वेश्चंस दे दूंगी। सबसे पहले मैं आंसर दे दूं, जो लास्ट क्वेश्चन मैंने रखा था क्विज क्वेश्चन लास्ट वीडियो के लिए, वो था क्वेश्चन नंबर 30। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कुबलर लॉस ग्रीविंग स्टेजेस। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। डिनायल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन एंड एक्सेप्टेंस, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द टाइप ऑफ लॉस इन विच द क्लाइंट इज अवेयर दैट लॉस विल अकर इज नोन एज। जब पेशेंट के रिलेटिव्स को पता है कि लॉस होने वाला है फैमिली में, क्योंकि जो पेशेंट है वो ऑलरेडी मतलब क्रॉनिक डिजीज का पेशेंट है और वो डिजीज रिवर्सिबल नहीं है, तो उस लॉस को क्या बोलेंगे। ऑप्शंस दिए हुए हैं, एंटिसिपेटरी लॉस, बी इज ऑब्जर्वेबल लॉस, सी एक्चुअल लॉस एंड डी परसीव्ड लॉस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो एंटिसिपेटरी लॉस रहेगा। तो अगर वर्ड से देखें तो जो एंटिसिपेटरी है उसका मतलब होता है अग्रिम, हिंदी में कि पहले से ही पता होना। और अगर इंग्लिश में देखा जाए तो एक्सपेक्टेड इज द सिनोनिम वी कैन यूज फॉर एंटिसिपेटरी। तो यहाँ पे जो है एंटिसिपेटरी, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, हॉस्पिस इज द ट्रीटमेंट कॉन्सेप्ट फॉर। तो आपने हॉस्पिस केयर के बारे में सुना होगा। हॉस्पिस केयर क्या होती है? एक कंपैशनेट केयर होती है उन पेशेंट्स के लिए जो टर्मिनली इल होते हैं। जैसे कैंसर, जो पेशेंट होते हैं, कैंसर वाले पेशेंट होते हैं जो मैलिग्नेंसी वाले, अगर वो टर्मिनली इल हो जाते हैं तो उनके लिए हॉस्पिस केयर के नाम से जो उनको केयर दी जाती है, या कोई भी जैसे पेन मैनेजमेंट किया जाता है, और सिम्टोमेटिक केयर जो बेसिकली दी जाती है, जैसे इमोशनल सपोर्ट, पेन मैनेजमेंट एंड स्पिरिचुअल नीड को मीट किया जाता है उन पेशेंट्स की, तो उस केयर को बोलते हैं हॉस्पिस केयर। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है, टर्मिनली इल कैंसर पेशेंट, इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, नो नॉट मी रिएक्शन ऑफ ए पेशेंट इज सीन इन विच डेथ। जो टर्मिनली इल पेशेंट्स होते हैं उनकी किस स्टेज में ये जो है रिएक्शन होता है पेशेंट का। तो अगर जो मैंने पहले भी जो क्वेश्चन बताया था आपको, जो कुबलर रॉस मॉडल होता है उसका फर्स्ट स्टेज जब पेशेंट डिनाइल फेज में होता है तो ये रिएक्शन देना पेशेंट दे सकता है कि इट्स नॉट मी, मतलब मुझे क्यों हुआ, मुझे नहीं हो सकता, ये इस टाइप का रिएक्शन होता है। और ये स्टेज 1 में डिनाइल फेज में होता है।
तो ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है, डिनाइल। क्वेश्चन नंबर 4, द की एस्पेक्ट ऑफ पैलिएटिव केयर इज। तो जो पैलिएटिव केयर होती है वो स्पेशलाइज्ड मेडिकल केयर होती है जो फोकस करती है पेन रिलीफ को, या फिर जो भी सिम्टम्स आते हैं उनको रिलीव करने के लिए जो केयर दी जाती है उसको पैलिएटिव केयर होती कहते हैं। और ये कैंसर पेशेंट की नॉर्मली पैलिएटिव केयर दी जाती है कैंसर पेशेंट्स को। तो उस जो बेसिक जो चीज होती है वो होता है पेन रिलीफ पैलिएटिव केयर में। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बाकी ऑप्शंस दिए हुए हैं, बी इज इमोशनल सपोर्ट, सी इज ओस्टोमी केयर, देन डी इज जनरल केयर। ऑस्टोमी केयर क्या होती है, एनीबडी नोज इट? तो ऑस्टोमी केयर के बारे में थोड़ा बता देती हूँ। ऑस्टोमी केयर होती है जैसे कोलोस्टोमी केयर, जो भी एब्डोमेन में ओपनिंग होती है उसकी केयर को हम ऑस्टोमी केयर बोल सकते हैं। जैसे स्टोमा केयर होती है, उसी उसी टाइप की जितनी भी ओपनिंग होती हैं उसको मैनेज करने के लिए जो हम केयर प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को, वो ऑस्टोमी केयर होती है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द एप्रोप्रिएट नर्सिंग मेजर व्हेन पर्सन इज जस्ट डायग्नोज्ड विद कैंसर। पेशेंट को अभी अभी कैंसर डायग्नोज हुआ है, तो सबसे पहली जो अप्रोप्रिएट नर्सिंग मेजर है वो क्या हो सकता है? ऑप्शन ए, टेल द पर्सन दैट इट इज नॉर्मल फॉर एवरीवन, बी, प्रोवाइड कंफर्ट मेजर्स, सी, प्रोवाइड एंटीसिपेटरी सपोर्ट फॉर ग्रीफ, एंड डी, डिस्कस द सिचुएशन ऑफ द क्लाइंट विद अदर नर्स। तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रोवाइड एंटीसिपेटरी सपोर्ट फॉर ग्रीफ। डेफिनेटली पेशेंट को इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होगी उस टाइम पे, तो हमें इसका पहले से ही आभास होना चाहिए कि हमें किस टाइप की सपोर्ट पेशेंट को देनी है एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन दैट द पेशेंट इज हैविंग कैंसर। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द फाइनल स्टेज फॉर ऑफ कुबलर-रोस स्टेज ऑफ ग्रीफ। तो जो फाइनल स्टेज होती है वो ऑफ कोर्स ऑप्शन बी एक्सेप्टेंस ही होती है। बाकी डिनाइल तो फर्स्ट होती है, सेकंड एंगर होती है, थर्ड बार्गेनिंग, फोर्थ डिप्रेशन एंड लास्ट स्टेज इज एक्सेप्टेंस। क्वेश्चन नंबर 7, इन ट्रायज येलो कलर इंडिकेट्स। यहां से ट्रायज के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, ग्रीफ प्रोसेस खत्म हो रहा है। तो ट्रायज के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे 7th मैंने बताया। तो इसमें जो येलो कलर है वो क्या इंडिकेट करता है? तो दैट इज ऑप्शन बी, अर्जेंट। येलो कलर क्या इंडिकेट कर रहा है? पेशेंट इज सीरियस बट नॉन लाइफ थ्रेटनिंग, तो वो होगा येलो में। बाकी जो 3 बचे हैं वो भी मैं बता देती हूँ। रेड होता है इमीडिएट या इमरजेंसी, येलो मैंने ऑलरेडी बता दिया, अर्जेंट। जो थर्ड होता है ग्रीन, मतलब मिनिमल केयर, मतलब मिनिमल अर्जेंसी की जरूरत है। एंड फोर्थ जो ब्लैक होता है वो एक्सपेक्टेंट और डेड। तो अगर ब्रॉड डेड पेशेंट होता है तो उसको ब्लैक कैटेगराइज करते हैं, देयर इज नो प्रायोरिटी फॉर दैट। 3 जो होता है येलो, उसमें मिनिमल ग्रीन सॉरी, उसमें मिनिमल प्रायोरिटी होती है। येलो जो होता है वो अर्जेंट होता है, और फर्स्ट जो मैंने बताया रेड, वो इमीडिएट या इमरजेंसी होता है। क्वेश्चन नंबर 8, which is considered as an internal disaster। ऑप्शंस दिए हैं, पेशेंट फॉल, बी इज मासिव स्प्रेड ऑफ न्यूमोनिया, सी इज ए कंप्यूटर हैकिंग एपिसोड, एंड डी अनएक्सपेक्टेड स्टाफ एब्सेंसेस ड्यू टू इलनेस। तो ए इज द करेक्ट आंसर। जब इंटरनल डिजास्टर उसको बोलते हैं, जब हमारे हॉस्पिटल के अंदर ही कोई प्रॉब्लम होती है, तो पेशेंट फॉल कुड बी द वन। ए इज द करेक्ट आंसर। बाकी जो 3 ऑप्शन है मैं बता देती हूँ। द मासिव स्प्रेड ऑफ न्यूमोनिया, WHO के अकॉर्डिंग जो है इंटरनल डिजास्टर का मतलब है अगर हॉस्पिटल की प्रीमिसेस के अंदर ही कोई ऐसा डिजास्टर हुआ है दैट इज अफेक्टिंग द पेशेंट, तो वो जो है इंटरनल डिजास्टर में आता है। जो मासिव स्प्रेड ऑफ न्यूमोनिया है वो कुड बी एक्सटर्नल डिजास्टर, मतलब वो एक कन्फाइंड स्पेस के अंदर नहीं है। जो सी ऑप्शन है, कंप्यूटर हैकिंग एपिसोड, इज एन IT डिजास्टर, तो वो इट्स नॉट रिलेटेड टू पेशेंट, एंड ऑफ कोर्स इट्स सेकेंडरी रिलेटेड टू पेशेंट, बट प्राइमरी जो है वो IT डिजास्टर है। जो डी ऑप्शन है, अनएक्सपेक्टेड जो स्टाफ एब्सेंस है ड्यू टू इलनेस, इज ए स्टाफ क्राइसिस। तो तीनों मैंने बता दिए हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Question number 9. In a hospital, there are 4 patients who require attention of the nurse.
whom the following should the nurse attend first? तो किसको पहले अटेंड करना है नर्स को? यहाँ पे 4 पेशेंट्स दिए हुए हैं. फर्स्ट इज 21-year-old post op patient containing complaining of pain. Second is a 34-year-old asthma patient asking to ambulate. C is 60-year-old waiting to be discharged. And D, 66-year-old with pneumothorax complaining of shortness of breath. तो मुझे लग रहा है एवरीबडी शुड बी अवेयर कि यहाँ पे आपको प्रायोरिटी कैसे सेट करनी है. तो ऑप्शन डी, अगर 66 ईयर की फीमेल है, न्यूमोथोरेक्स हो गया है और कंप्लेनिंग ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ करिए, दैट इज द फर्स्ट इमरजेंसी यू नीड टू टैकल. तो बाकी सब जो है आप बाद में प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, बट शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ इज इटसेल्फ इज एन मतलब इमरजेंसी सॉर्ट ऑफ चीज हो जाती है, तो उसको आपको पहले देखना है. बाकी जो ऑप्शन है डिस्चार्ज का ऑप्शन है, या टू एम्बुलेट, पेशेंट चाह रहा है कि वो एम्बुलेट करे या फिर पेन मैनेजमेंट करे, तो पेन मैनेजमेंट कुड बी द सेकंड वन, बट फर्स्ट प्रायोरिटी आपको डी ऑप्शन ही रहेगा. क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग एक्शंस takes priority for a patient who is brought to emergency room complaining of mid-sternal chest pain? तो अगर मिड स्टर्नल चेस्ट पेन पेशेंट बता रहा है, ऑप्शंस दिए हुए हैं. हिस्ट्री कलेक्शन विद एम्फेसिस ऑन प्रीसीडिंग इवेंट्स. बी, चेस्ट एग्जामिनेशन विद ऑस्कल्टेशन. सी, इकोकार्डियोग्राम, sorry, here is electrocardiogram. And D is assessment of vital signs. तो अगर मिड स्टर्नल चेस्ट पेन है तो कुड बी ए साइन ऑफ MI, मायोकार्डियल इन्फेक्शन. तो उसके लिए आपको सबसे पहले वाइटल साइंस चेक करने होंगे पेशेंट के, उसके बाद ही हम ECG की तरफ जाएंगे या कोई भी हिस्ट्री लेंगे या ऑस्कल्टेट करेंगे. तो इसके लिए आपको सबसे पहले वाइटल साइंस पेशेंट के देखने होंगे. Question number 11, the process of assessing patients with determining the management priorities during emergency is known as. तो जब हम पेशेंट की क्वेश्चन को असेस करके उनको प्रायोरिटाइज करते हैं, तो उसको, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, यहाँ यही पूछा गया है. ऑप्शंस दिखाए हुए हैं. कोलाज, बी इज लवाज, सी इज लेबलिंग एंड डी ट्रायज. तो डेफिनेटली जब पेशेंट इमरजेंसी रूम में आता है तो सबसे पहले हम पेशेंट को असेस करके उसको प्रायोरिटाइज करते हैं कि उसको रेड एरिया में जाना है, येलो में जाना है, ग्रीन में जाना है. तो ये सारी प्रोसेस को हम ट्रायज प्रोसेस कहते हैं. आई होप एवरीवन इज अवेयर अबाउट द ट्रायज. जो भी इमरजेंसी रूम में काम कर चुके हैं या जो भी जिस भी हॉस्पिटल में काम कर चुके हैं, सबके पास ट्रायज एरिया होता है. तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 12, a 42-year-old unconscious patient is brought to the casualty following road traffic accident, जिसको हम RTA भी बोलते हैं. His blood pressure was 80/60 mm of mercury. What will you do? मतलब हमें क्या करना है सबसे पहले, ये पूछा गया है. अगर एक पेशेंट लाया गया RTA का, उसका BP जो है 80/60 आ रहा है और अनकॉन्शियस है पेशेंट, तो हमें सबसे पहले क्या करना है. ऑप्शंस दिए हुए हैं. ए इज प्रोटेक्ट द एयरवे, बी इन्फ्यूज 2 लीटर ऑफ क्रिस्टलॉइड, सी ऑर्डर फॉर CT स्कैन फॉर द हेड, एंड डी इज स्टार्ट वासोप्रेसर. तो सबसे पहले अगर पेशेंट अनकॉन्शियस आपको लग रहा है, आपको देखना है कि एयरवे पेटेंट है कि नहीं. तो सबसे पहले आपको एयरवे क्लियर करना है. अगर वहां पे कोई भी ऑब्जेक्ट डिसलॉज हो गया है तो उसको भी निकालना है. अगर मान लो पेशेंट के डेंचर्स वहां पे निकल गए हैं और स्टक हो गए हैं, तो उनको आपको क्लियर करना है. बेसिकली एयरवे आपको क्लियर करना होगा अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो सबसे पहले आपको टू प्रोटेक्ट द एयरवेज, द करेक्ट आंसर ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 13, डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यू इज नोन एज. जब टिश्यू के जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं. फर्स्ट इज हाइपोक्सिया, बी इज हाइपोक्सीमिया, सी इज साइनोसिस एंड डी इज एपनिया. तो सबसे पहला ऑप्शन हाइपोक्सिया इज द करेक्ट आंसर. हाइपोक्सीमिया होता है जब ब्लड में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है. साइनोसिस मतलब साइनोसिस इज ब्लूइश पर्पल कलर ऑफ द स्किन. जब कलर का जो स्किन का कलर है वही चेंज होता है ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द जो भी टिश्यूज हैं उनमें ऑक्सीजन की कमी से, ब्लड जाने की कमी से जो है साइनोसिस हो जाता है.
एंड डी जो एपनिया दे रखा है वो होता है टेम्परेरी सीजेशन ऑफ ब्रेथ। अगर ब्रीथिंग नहीं कर रहा है पेशेंट तो उसको एपनिया बोलते हैं। तो चारों ऑप्शन मैंने एक्सप्लेन कर दिए। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइपोक्सिया। क्वेश्चन नंबर 14, इन एन एडल्ट पेशेंट लेंथ ऑफ इंसर्शन ऑफ ग्लूटेल airway is measured between the first incisor to the, मतलब कैसे मेजरमेंट होगा एडल्ट पेशेंट में एयरवे इंसर्शन करेंगे तो हम ग्लूटेल्स एयरवे का कैसे हम फाइंड आउट करेंगे लेंथ को। तो जो ग्लूटेल्स एयरवे होता है डिफरेंट साइजेस में आता है, जो 40 मिलीमीटर से लेके 120 मिलीमीटर का रहता है, और इनके अलग अलग जो है कलर भी इंडिकेट करते हैं इसके साइज को, जैसे पिंक, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट, ग्रीन, येलो, रेड, लाइट ब्लू एंड ऑरेंज। तो इसकी करेक्ट मेजरमेंट होती है फर्स्ट इंसाइजर से लेके एंगल ऑफ मैंडिबल। जो ऑप्शन 1 है, ए है, वो करेक्ट है। जो बाकी ऑप्शंस दिए हुए नेजोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स, ईयरोफ्लोब आर रॉन्ग। एंगल ऑफ मैंडिबल इज द करेक्ट आंसर। Question number 15, an accident victim is able to obey commands and walk. The patient comes under which color in the triage? अब फिर से आपको triage के बारे में बताना है। पेशेंट वॉक कर रहा है, पेशेंट एबल टू फॉलो द कमांड्स। तो पेशेंट जो है हालांकि विक्टिम है एक्सीडेंट का, बट ही इज एबल टू फॉलो ऑल द कमांड्स। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ग्रीन रहेगा, क्योंकि दैट इज नॉट इमरजेंसी, दैट इज नॉट अर्जेंट, बट दैट इज ग्रीन, जो मतलब हम मिनिमल अर्जेंसी हम लेते हैं, उसी में जाएगा पेशेंट। क्वेश्चन नंबर 16, फ्रॉम द फॉलोइंग क्लाइंट्स विच क्लाइंट शुड बी ट्रीटेड फर्स्ट अकॉर्डिंग टू ट्राइएज। अगेन ट्राइएज का क्वेश्चन है, आपको बताना है प्रायोरिटाइज करना है केयर को। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है 86 ईयर ओल्ड मेल क्लाइंट विद हेड इंजरी, 16 ईयर ओल्ड फीमेल क्लाइंट विद सीवियर ब्लीडिंग, C 56 year old client with severe cardiac abnormalities, and D 45 year old female client with fracture of femur। तो अगर हेड इंजरी का पेशेंट है 86 ईयर ओल्ड है, देखो यहाँ पे ईयर्स इसीलिए दिया हुआ है कि आपको एज के अकॉर्डिंग प्रायोरिटाइज करना है। तो यहाँ पे जो है सीवियर ब्लीडिंग जो है जो है प्रायोरिटाइज फर्स्ट रहेगा, क्योंकि हमें जो ब्लीडिंग हो रही है उसको पहले क्लोज करना होगा, पहले सॉरी ब्लीडिंग को बंद करना होगा। दैट इज द बेसिकली फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर एवरी, मतलब कहीं भी हम जाएंगे अगर ब्लीडिंग हो रही है, किसी क्लाइंट को प्रिफ्यूज ब्लीडिंग हो रही है तो उसको ही रोकना होगा हमें। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइंट्स वुड बी ट्राइज्ड विद ब्लैक कलर। अब ब्लैक कलर किसको ट्राइज देना है हमें? A is client with distended abdomen, B client with tingling sensation in the lower leg, C client with spinal cord injury, and D client has decerbate posturing। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर है, उसको मैं बता देती हूँ। डी जो डीसेरिब्रेट पोस्चर होता है इज एन abnormality of the body posture that involves arms and legs being held straight out। आर्म्स और लेग्स जो है स्ट्रेट आउट हो जाते हैं। दिस पोस्चर इज एसोसिएटेड, क्यों होता है, किसके साथ होता है, किस डिजीज के साथ? तो ये स्ट्यूपरस और कोमेटोज मेंटल स्टेटस के साथ होता है जब पेशेंट कोमा में होता है, एंड इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर जब हो जाता है, और जिसका प्रोग्नोसिस बहुत ही पुअर है, तो उसी क्लाइंट को हम ब्लैक कलर में ट्राइएज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, while triaging which of the following client should be given priority in treatment। तो ट्रीटमेंट की प्रायोरिटी बतानी है हमें। ऑप्शन ए है एन अनरेस्पॉन्सिव हेड इंजरी पेशेंट, बी इज क्लाइंट विद पेशेंट विद बर्न इंजरी ऑफ 55%, सी पेशेंट विद सकिंग चेस्ट वुंड, एंड डी पेशेंट विद क्लेविकल फ्रैक्चर। तो ऑप्शन सी हियर इज द करेक्ट आंसर, पेशेंट विद सकिंग वुंड, चेस्ट वुंड। तो यही उसी को हम प्रायोरिटाइज करेंगे केयर में। बाकी जो 3 ऑप्शंस हैं उससे पहले आएगा पेशेंट विद सकिंग चेस्ट वुंड। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस विल बी ट्रीटेड एज ट्राइज कलर ग्रीन। ग्रीन कलर बताना है किसको दिया जाएगा। ए एन अनरेस्पॉन्सिव क्लाइंट विद हेड इंजरी, बी क्लाइंट विद सकिंग चेस्ट वुंड, एंड सी क्लाइंट विद abdominal injury, D client with bruises in the legs and sprains in the ankle। तो ऑप्शन डी ऑफ कोर्स इज द करेक्ट आंसर हियर। डी clients with bruises in the legs and sprain of ankle। तो इसी को हम कलर ग्रीन करेंगे।
अब जो बाकी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो ड्रग कैलकुलेशंस है। टोटल 10 क्वेश्चंस मैं आपको दूंगी और जो एक क्वेश्चन है मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आपको। बाकी जो 10 क्वेश्चंस हैं आपको खुद ही कैलकुलेट करने होंगे, फॉर्मूला मैं आपको बता दूंगी। अगर आपको लगता है इन क्वेश्चंस में भी मैं कैलकुलेशंस दिखाऊं तो आप मेरे को प्लीज कमेंट बॉक्स में डाल के कमेंट करिए। तो क्वेश्चन नंबर 20 से शुरू करते हैं। एक चाइल्ड इज टू रिसीव डेक्सामेथासोन, डेकाड्रोन जिसको बोलते हैं, intravenously at the ordered dosage of 7.6 milligram. The drug concentration in the vial is 4 mg per ml. Which of the following amounts would be the nurse administer? तो ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पे 4। उससे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है ड्रग कैलकुलेशन के लिए हमारे पास? D over H इंटू क्यू इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे D क्या है? डोज रिक्वायर्ड। जो भी हमें डोज रिक्वायर्ड है उसको D बोलते हैं। उसके बाद H बोलते हैं डोज इन हैंड, हमारे पास हाथ में कितनी डोज है, यानी वायल में कितनी डोज है। और क्वांटिटी, Q मतलब क्वांटिटी होता है, और X मतलब डोज टू बी एडमिनिस्टर्ड, जो हमें चाहिए एक्चुअल मतलब रिजल्ट। तो 7.6 विल बी D हेयर, जो डोज डिजायर्ड है। यहाँ पे दिया हुआ है ना 7.6 mg की डोज ऑर्डर करिए डॉक्टर ने, तो वही 7.6 ऊपर लिख देंगे। नीचे लिखेंगे हम ओवर 4। 4 क्या है? H यानी डोज इन हैंड, हमारी डोज इन हैंड है यानी वाइल में इतनी डोज है 4 mg पर ml। तो दोनों देखो इसमें जो यूनिट सेम होनी चाहिए। 7.6 भी mg में है, 4 भी mg में। अगर हमें ऊपर नीचे अलग अलग होगा तो फिर हमें चेंज करना पड़ेगा। अगर मान लो एक चीज ग्राम में एक चीज mg में है तो वो साथ में कैलकुलेट नहीं कर सकते, हम दोनों डोज को सेम यूनिट्स में ही कैलकुलेट कर पाएंगे। मल्टीप्लाई बाय 1, तो हमारे पास जो क्वांटिटी है 4 mg की वो 1 ml में है, तो 1 इधर लिखेंगे 1 इज इक्वल टू जो डोज टू बी एडमिनिस्टर आ जाएगी वो आएगी 1.9। ठीक है, तो 1.9 इज द करेक्ट आंसर हियर, सी ऑप्शन। यहाँ से टोटल जो 10 क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको करने के लिए दे रही हूँ। इनके ऑप्शंस मैंने आंसर टिक नहीं किए हैं, आपको खुद ही कैलकुलेट करने होंगे और आंसर्स आपको बताने होंगे। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं ऑप्शंस आपको बता दूंगी। इन केस आपको जरूरत लग रही है कि कैलकुलेशन भी हमें चाहिए तो मैं जरूर आपको कैलकुलेट करके बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, पर प्लीज उससे पहले आपको कमेंट जरूर करना होगा। तो ये जो 10 क्वेश्चंस हैं वो आप पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं। जो लास्ट स्लाइड है वो फॉर्मूला स्लाइड है जिसमें मैंने सारे फॉर्मूले बता दिए जो जो अप्लाई होंगे यहाँ पे। आप प्लीज इनको देखिए और कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो यू कैन पॉज द स्लाइड एंड सी द क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है कैलकुलेशन में तो प्लीज लेट मी नो। बाकी आपको कैलकुलेट खुद ही करना होगा क्योंकि एग्जाम में अगर आप डायरेक्टली आंसर यहाँ से देख लोगे तो देयर इज नो हेल्प। कैलकुलेशन आनी चाहिए आपको। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके बताइए। तो ऑल द बेस्ट फॉर द कमिंग एग्जाम। और आपको कंटिन्यूएशन जरूरी है, आपको कंटिन्यूअस पढ़ाई करना जरूरी है, ये बात ध्यान में रखिए। उसके बिना आपको मतलब हमें किसी को भी कुछ नहीं मिल सकता है लाइफ में। तो कैरी ऑन विद योर स्टडीज। थैंक यू, बाय बाय।